माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल श्री जी कोचिंग क्लासेस। आज हम आपको क्लास 9th का जो विज्ञान है, साइंस है, उसका क्या क्या किस तरीके का सिलेबस है वो बताएंगे। फिर इसका हम चैप्टर आपको डिटेल में बताएंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम आपको यूपी बोर्ड की जितनी भी बुक हैं उन सबों का सॉल्यूशन देंगे। देखिए, इसमें 17 अंक की लिखित परीक्षा होती है, 30 अंक का मासिक टेस्ट, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट काम होता है। देखिए, पहला चैप्टर जो है हमारा दैव प्रकृति में व्यवहार है, ये 20 मार्क्स का। सजीव जगत में संगठन 20, गति बल तथा कार्य 25, खाद्य उत्पादन 5, योग 70 और आंतरिक मूल्यांकन इस तरह के 30 नंबर का होता है। तो देखिए, पहले यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। द्रव की परिभाषा, ठोस, द्रव, गैस, आकार, आयतन, घनत्व, अवस्था, परिवर्तन, गलनांक, ऊष्मा का अवशोषण, हिमांक, क्वथनांक, बाष्पन, संघनन, ऊर्ध्वपातन। और द्रव की प्रकृति में द्रव तो मिश्रण, संगामी, ये सारे पढ़ेंगे। कण वाला चैप्टर पढ़ेंगे, परमाणु की संरचना, टोटल 20 मार्क्स का होगा। फिर दूसरा हमारा जो है सजीव जगत है, इसमें हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, ये भी 20 मार्क्स का है। तीसरी यूनिट हमारी गति, बल और कार्य है, इसमें हम गति, बल, गुरुत्वाकर्षण, प्लवन, कार्य और ध्वनि ये सारे पढ़ेंगे। और चौथी यूनिट में हम खाद्य उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे, जो 5 मार्क्स का है। इसके बाद हमारे 3 प्रैक्टिकल होते हैं, इसमें मौखिक और सत्रीय कार्य होगा। ये हमारा जो कॉलेज होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो भी काम होता है वो होगा। तो एक बार फिर भी हम आपको बता देते हैं प्रयोगात्मक कार्य में क्या क्या होगा। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी प्रैक्टिकल में। और प्रोजेक्ट में हमारे इस तरीके किसी का भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस होता है। अब हम आपको जो पहला चैप्टर है, ये देखिए, विषय सूची है, हमारे आसपास के पदार्थ। और क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, परमाणु, अणु, परमाणु की संरचना, जीवन की मौलिक इकाई, ये बायोलॉजी के 2 चैप्टर हैं। और फिजिक्स में ये तुम्हारे गति, बल तथा गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य, ऊर्जा, ध्वनि। और लास्ट है खाद्य उत्पादन। तो सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा है हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसमें हम आपको सबसे पहले बता देते हैं, कोई भी अगर पदार्थ है तो उसको आप अगर पहचानना है तो सबसे पहले उसमें द्रव्यमान और वो आयतन होना चाहिए, यानी कि जो जगह घेरता हो और जिसमें द्रव्यमान हो। तो भारतीय प्राचीन दार्शनिक यूनानियों का विचार था कि पदार्थ 5 मूल तत्वों से बनाता है। इन पंच तत्वों में वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश होता है। इन पंच तत्वों से सभी वस्तु, चाहे वे सजीव हों या निर्जीव। लेकिन आधुनिक जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे, उन्होंने भौतिक गुणों के आधार पर और रासायनिक प्रकृति के आधार पर पदार्थ के बारे में बताया है। तो उन्होंने द्रव, ठोस, गैस में विभाजित किया है। देखो, पदार्थ कणों से बना होता है। हमारे चारों ओर मौजूद प्रत्येक वस्तु नन्हे नन्हे टुकड़ों व कणों से मिलकर बनी है। सजीव हमारा सूक्ष्म कणों से बना होता है। हमारी कुर्सी, मेज, किताब आदि सब सूक्ष्म बीज से बने होते हैं। एक छोटी से छोटी वर्षा की बूंद में भी लगभग 10 की घात 21 कण होते हैं। कण जो द्रव बनाते हैं इतने छोटे होते हैं कि हम उच्च सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते। उन्हें बिना देखे हमारे आसपास कुछ प्रमाण हैं जो हमें बताते हैं कि सभी वस्तुएं नन्हे कणों से मिलकर बनती हैं। तो एक प्रयोग देखिए, एक 100 ml क्षमता का बीकर लेते हैं। इस बीकर को जल में आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा देते हैं। अब नमक या चीनी की थोड़ी सी मात्रा जल में मिलाते हैं, इसे कांच की छड़ी से घोलते हैं। अब इसमें आप देखिए, ये जल के कण, इसमें नमक और चीनी घुलने पर हमने जब देखा, चेक करा, तो हमारा पानी जितना पहले था वही पानी रहा। तो इसका मतलब ये है कि जो नमक या चीनी के कण थे वो पानी के कणों में मिश्रित हो गए, यानी कि उनमें स्थान होगा, तो इसलिए तो मिश्रित हो गए। तो इस तरह द्रव कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थों के अभिलक्षण गुण कौन कौन से होते हैं, देखिए। पदार्थ के कण अत्यधिक छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो द्रव के कणों में सतत गति होती रहती है, जिनमें इनमें गतिज ऊर्जा स्वतंत्र होती है।
द्रव की इसी प्रकृति के कारण ही इत्र की शीशी खोलने में उसकी सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है। पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल डालने में संपूर्ण जल गुलाबी हो जाता है। तो पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं वो होती है ठोस। ठोस अवस्था में अणुओं के मध्य आकर्षण बल प्रबल होता है, मतलब वो आपस में एक दूसरे को कनेक्ट रहते हैं। निश्चित आकार होता है। आयतन जो होता है वो परिवर्तन नहीं होता है। आकर्षण बल, ठोसों में अणु अत्यधिक पास होते हैं जिससे अंतरण स्थान बहुत ही कम होते हैं, परिणाम पारस्परिक बल भी प्रबल होता है। घनत्व, ठोसों के अणुओं के परस्पर अत्यधिक निकट होने के कारण घनत्व अधिक होता है। और समाकृतिकता, इसके अणु प्राय सुव्यवस्थित होते हैं अतः वे ठोस क्रिस्टलीय होते हैं। इसके बाद आती है द्रव अवस्था। इनके अणु के मध्य की दूर कुछ अधिक होती है। आकार क्या होता है? द्रवों के अणु गति करते हैं जिसके फल स्थान पर निर्भर नहीं होते, इसलिए द्रवों के आकार अच्छे। आयतन क्या होता है? स्वतंत्र गति करते हैं किंतु वे ऊपरी पृष्ठ को नहीं छोड़ पाते। जब कोई अणु द्रव की सतह पर पहुंचता है तो द्रव के अंदर के अणु को उसे आकर्षित करते हैं। तो द्रवों का आयतन निश्चित होता है। तरलता, द्रव अणुओं की गतिशीलता के कारण ही तरल होते हैं। किसी द्रव की तरलता उसके अणुओं के संसंजक बल पर निर्भर करती है। गैस अवस्था, गैसीय अवस्था में द्रव के अणु बहुत तेजी से गतिमान करते हैं। गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है। अणुओं के मध्य आकर्षण प्रतिकर्षण बलों के प्राय शून्य होने के कारण स्थित ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है तथा अणु प्रत्येक दिशा में स्वतंत्र रूप में गतिशील होते हैं। तो आकार भी इनका कोई निश्चित नहीं होता है, आयतन भी निश्चित नहीं होता है, और दाब, अणु परस्पर बर्तन की दीवार से निरंतर टकराते हैं जिससे वेग और दिशा में परिवर्तन होता रहता है और बर्तन की दीवार में संवेग स्थान करते हैं और संवेग स्थान के कारण फलस्वरूप गैस उत्पन्न होता है। देखिए ये 3 तरह के कण दिखा रखे हैं। देखो, ठोस बहुत आपस में चिपके हुए हैं, द्रव थोड़े दूर हैं और गैस के कण बहुत दूर दूर हैं। तो इसका अंतर बहुत इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आता रहता है। देखिए आकार, इनका आकार निश्चित होता है, इनका आकार निश्चित नहीं होता है। इन्हें जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं और इनका आकार निश्चित नहीं होता है। तो केवल ठोस का आकार निश्चित होता है। इनका आयतन निश्चित होता है, इनका भी आयतन निश्चित होता है, इनका आयतन निश्चित नहीं होता है। जैसे मान लीजिए पानी है, पानी को अगर हम एक गिलास में रखते हैं तो पानी तो उतना ही रहेगा, और अगर उसको फैला भी देते हैं तो वो भी पानी उतना ही रहेगा। लेकिन गैस के आयतन निश्चित नहीं होता है। इसका घनत्व अधिक होता है, इसका घनत्व ठोस से कम होता है, इसका घनत्व बहुत कम होता है। ये बहते नहीं हैं, ये ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं, ये प्रत्येक दिशा में बहते हैं। और ये आप इसके देखिए उदाहरण पढ़ लेना। बर्फ, मोम, गंधक, लोहा तथा अन्य धातुएं पारे को छोड़कर सभी कठोर होती हैं। जल, दूध, तेल, शहद, पारा आदि, और वायु, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि हमारे गैस में आते हैं। पदार्थ का अवस्था परिवर्तन, द्रव 3 अवस्थाओं में रह सकता है: बर्फ, ठोस, जल, द्रव और जलवाष्प गैस। एक ही द्रव की 3 विभिन्न अवस्थाएं। तो पानी की 3 अवस्था बता रहे हैं। ये बर्फ ठोस में होता है, द्रव जल में होता है और गैस वाष्प में होता है। द्रव की अवस्था में परिवर्तन अणुओं की गति एवं स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के कारण होता है। ठोस पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा वृद्धि हो जाती है, फलतः अणुओं की बंधन ऊर्जा होती है में कमी आ जाती है, जिसके अणु एक स्थान दूसरे स्थान तक जाने के लिए अधिक स्वतंत्र हो जाते हैं। यह पदार्थ की द्रव अवस्था है। द्रव पदार्थ को गर्म करने पर अणु की गति में अत्यधिक वृद्धि होती है और अणु नियमित रूप से एक दूसरे से स्वतंत्र होकर अनियमित गति करने लगते हैं। यह पदार्थ की गैस अवस्था है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बर्फ़ को हमने गर्म किया तो वो जल में, और जल को और गर्म करा तो वो जल वाष्प में हो गया। फिर इसको हमने ठंडा किया तो ये जल में, और फिर ठंडा किया तो ये पुनः बर्फ़ में बदल जाता है। तो ऐसे हम पदार्थ की अवस्था परिवर्तन कहते हैं। इसके बाद द्रव की अवस्था परिवर्तन संबंधी भौतिक गुण, गलनांक तथा हिमांक, मोल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसे गलनांक कहते हैं। इसके विपरीत वायुमंडल मानक दाब पर कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर हिमांक कहते हैं। यानी कि ये होता है मेल्टिंग और ये होता है हमारा फ्रीजिंग। जैसे मान लो 0 डिग्री पर हमारी बर्फ़ पानी जम जाता है और
100 डिग्री पर वो एवोपरेट होता है। वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर द्रव्यमान होता है उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। तो देखिए जी, ठोस, द्रव और गैस है ये। अगर हमारा देखिए ठोस का गलन द्रव हो जाता है और गैस का वाष्पीकरण, और ये हमारा तीनों अवस्थाओं पदार्थों का अंतरारूपण होता है। इसके बाद आता है हमारा एवोपरेशन। यदि किसी बर्तन में कोई द्रव जैसे जल रखा हो तो उसके ऊपर उपस्थित द्रव के अणु मुक्त होकर वायुमंडल में जाते हैं, तो यह क्रिया प्रत्येक ताप पर होती रहती है, बाष्पन कहलाती है तथा इस प्रकार मुक्त हुए अणु की द्रव बाष्प कहते हैं। और इस तरीके से हमारा संघनन में क्या होता है, किसी पदार्थ की बाष्प की द्रव्यवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को कंडेंसेशन कहते हैं। जैसे ठंडा करने पर अथवा बिना ठंडे के बाष्प का दबाव बढ़ने से, जैसे जाड़े के मौसम में रात को वायुमंडल ताप कम हो जाने पर वायु में उपस्थित जलवाष्प द्रव जल की बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है, जिसे ओस कहते हैं। ऐसे ही बादल, कोहरा, ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, हमारा सीधा ठोस से ताप की साधना दाब को करने में ठोस अवस्था सीधे वाष्प अवस्थाओं जैसे आयोडीन, अमोनिया क्लोराइड, कपूर, ये इसके उदाहरण हैं। तो देखिए ये ठोस को गर्म किया तो गैस, और ठोस को गर्म किया तो द्रव, और ये हमारा गलन और क्वथन होता है। और अगर सीधा ठोस से गैस बन जाता है तो वो हमारा ऊर्ध्वपातन होता है। जैसे ये एक प्रयोग देख लीजिए आप, इसमें हमारा सीधा वाष्प बना कपूजा अमोनिया क्लोराइड होता है, ठोस बना कपूजा अमोनिया क्लोराइड उल्टी रखेगी। और इस तरीके से आप इस प्रयोग से पढ़कर समझ सकते हैं। इसके बाद आती है हमारी तापमान की इकाई। हम अपने दैनिक जीवन में ताप मापने के लिए तापीय सेल्सियस का प्रयोग करते हैं, इसलिए ताप गलनांक क्वथनांक एवं मापने का सामान्य मात्रक डिग्री सेल्सियस, जिसे संक्षिप्त रूप में डिग्री सी पढ़ा जाता है। थर्मामीटरों को जब मानव शरीर का तापमान सेल्सियस पैमाने पर बर्फ का गलनांक 0 डिग्री और सेल्सियस में जल का क्वथनांक 100 डिग्री होता है। और केल्विन के लिए आपको 273 केल्विन और 373 केल्विन होता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। अगर आपको केल्विन पैमाने का ताप करना है तो सेल्सियस पैमाने का ताप प्लस 273 कर देंगे। जैसे एक उदाहरण बताते हैं, अगर 25 डिग्री से केल्विन में बदलना है तो आपको 273 प्लस कर देना है। और देखिए, और 300 केल्विन को अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो केल्विन की वैल्यू 300 है, सेल्सियस प्लस 273 माइनस कर देना, सीधा ध्यान रखना है आपको। अवस्था परिवर्तन पर दाब का प्रभाव, ये आप एक एग्जाम्पल से पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम आपको जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हैं वो अच्छे से समझा देंगे, जिससे आपको हेल्प होगी। देखिए, अब हम आपको एक थोड़ा सा महत्वपूर्ण बिंदु दे देते हैं और ये थोड़ा सा शॉर्ट में आप देख लेना। इसके बाद हमारी जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है वो हम आपको बता देते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्या क्या है, देखिए ये हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज है। इसमें देखिए, इसमें ये पूछ रहा है कि पदार्थ कौन से हैं। अब आप देख लेना, जो जिसमें आयतन होता है और जो स्थान गिरता है और द्रव्यमान होता है। देखिए, कुर्सी, वायु, बादाम और नींबू पानी, ये सभी स्थान गिरते हैं, इन सभी का द्रव्यमान होता है। तो ये हमारे पदार्थ हैं। ये कारण पूछ रहा है आपसे, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के आपको, देखिए, किसी पदार्थ की गंध या महक उसमें अनुभव होती है जब गंध के कण वायु में मिश्रित होकर हमारी नाक तक पहुँचते हैं। यह भी जो जानते हैं, कणों का मिश्रण किसी माध्यम उच्च ताप पर अधिक तथा निम्न ताप पर कम होता है, इसलिए गर्मा गर्म खाने की गंध तेजी के साथ कई मीटर दूर तक पहुँचती है, लेकिन ठंडे खाने की गंध लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काटता है क्योंकि जल के कणों के मध्य आकर्षण बल होता है, जो कणों के साथ साथ रहता है। पदार्थों के कणों की व्यवस्था पहले भी हम बता चुके हैं इसमें, और ये हमको बताना है आयतन। तो देखिए,
वायु, चिमनी का धुआं, रुई, जल, शहद, चौक और लोहा। और ये ठोस द्रव गैस का अंतर पहले भी हमने आपको बता दिया था। ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। दृढ़ता, संपीड़नता, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है। दृढ़ता तो आपको पता ही है, द्रव पदार्थों में वह गुण है जिसके कारण बाह्य बल लगाने पर भी पदार्थ अपना आकार नहीं बदलते हैं। संपीड़नता क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी होती है। जैसे हम ठोस को दबाएंगे तो वो दबाएगा नहीं, लेकिन एक स्पंज जो होता है वो दब जाता है। तो संपीड़नता पदार्थ ठोस पदार्थों में द्रवों का संपीड़न नहीं किया जा सकता। गैसों को आसानी से संपीड़न। तरलता, जैसे दूध वगैरह होता है, बर्तनों में गैस बनना, गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, इसलिए गैसों के अतिरिक्त तनाव को वाले सिलेंडर संपीड़ित करके भरा जा सकता है, जैसे एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस और सीएनजी। तो इस तरीके से आप देखिए, कारण बताइए। गैस पूरी तरह से बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। तो ये सारे आप कारण इन्हीं के आधार पर बता सकते हैं। ये एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन है। देखिए, इसमें हमको तापमान से सेल्सियस में पूछ रहा है, तो देखिए कुछ नहीं करना। 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन हमने आपको बताया ही है। अगर सेल्सियस में बदलना है तो माइनस कर देते हैं, और डिग्री में तो प्लस। तो 300 में 273 माइनस कर दिया है, और 573 में 200। अब देखिए, 250 डिग्री ताप पर जल गैसीय अवस्था में बदल जाएगा, और 100 डिग्री ताप पर जल गैसीय अवस्था में बदल जाता है। किसी पदार्थ का तापमान स्थिर क्यों रहता है, क्योंकि उसमें गुप्त ऊष्मा होती है। तो ये सारे तुम्हारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। तो ये आप आपस पढ़ के आसानी से बता सकते हैं। इनमें जो कारण है ये हमारे आएंगे। इसके अलावा थोड़े से हम आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए, सेल्सियस बता रहा है, इसमें डिग्री में आपको प्लस करना है। हमने पहले ही बताया, डिग्री से केल्विन में प्लस और सेल्सियस में माइनस। तो ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इनको आप कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दें, और इसके बाद हम आपको इसके एमसीक्यू, ये एक टेबल दी हुई है। देखिए, ठोस से द्रव ये सारी दी हैं। तो इसमें ए में जो हमारा ठोस से जब द्रव होता है तो गलाए तो हो जाएगा उसमें। और बी में देखिए, द्रव से गैस बाष्पीकरण, फिर गैस से पीछे लौटिए, इस एरो देख लीजिए, गैस से द्रव संघनन, फिर द्रव से ठोस। ये आप आराम से देख सकते हैं। इसके बाद हमारे ये एमसीक्यू हैं। देखिए, ये सारे एमसीक्यू आप देख लीजिएगा, और आंसर इसके ये दिए हुए हैं। ये हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, कुछ इम्पोर्टेंट। तो हमने कोशिश की है कि आपको पहला चैप्टर जितने जल्दी समझा सकें पूरा बता दिया है हमने आपको। इसके बाद ये और थोड़े एक्स्ट्रा एमसीक्यू हैं। आप चैप्टर को एक दो बार और पढ़ना। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो हम आपको पेपरों के साथ साथ सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। ये कुछ हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, इनको आप अच्छे से देख लेना। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है हमारे। ये ठोस द्रव गैस अंतर बता ही चुके हैं हम आपको। इस तरीके से हमने आपको पूरी एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर का जो भी है वो सारा प्रोवाइड कर दिया है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है एनसीईआरटी के। तो आप आराम से इनको लिखकर आंसर लिख लेंगे,
कोई चीज़ हमारे समझ में नहीं आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपको आंसर बता देंगे उसका भी। इस तरीके से आपका ये पूरा चैप्टर 20 या 25 मिनट में कंप्लीट हो गया है और आप 9 से ही मेहनत करेंगे तो आपको आगे की साइंस भी क्लियर होती जाएगी। जी कुछ हमारे अति और दीर्घ हैं, तो इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो गया 20 मिनट में। तो इसे आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी चीज़ समझ में नहीं आए वो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।